साथियों, एग्जाम का समय बहुत कम है और मुकाबला एकदम टक्कर का है। स्वागत है ऑल एग्जाम PYQs चैनल पर। आज का सेट 21 कोई आम सेट नहीं है, बल्कि मेरिट लिस्ट की चाबी है। अगर 80 प्लस स्कोर चाहिए तो एक भी सवाल छोड़ने की गलती मत करना। तो चलिए आज का टहलका शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेदों में कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? तो याद रखना, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यजुर्वेद, जो कि गद एवं पद दोनों में है। सबसे प्राचीन प्रामाणिक वेद कौन सा है? तो याद रखना ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। जादू टोना तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो याद रखना अथर्ववेद में है। तो याद रखना फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता भूमि का क्या अर्थ होता था? तो याद रखना है सीता भूमि का अर्थ जो कि राज्य के नियंत्रण वाली कृषि भूमि होता था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना अर्थशास्त्र, जो कि ये राजनीति पर आधारित है। तो याद रखना है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी और वराह मिहिर जैसे नवरत्न निवास करते थे? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो याद रखना कुमार गुप्त प्रथम ने। और गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। तो याद रखना 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हम्पी के खंडहर किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखना विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना तुंगभद्रा नदी पे। और विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। तो याद रखना 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो देखो, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी जो कि कर के प्रकार थे। और चौथ कर कितना वसूला जाता था? तो याद रखना कुल उपज का 1/4 हिस्सा वसूला जाता था। सरदेशमुखी कर कितना होता था? तो याद रखना उपज का 1/10 अतिरिक्त हिस्सा। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो याद रखना रायगढ़ के किले में हुआ था। तो याद रखना 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों की परिषद किस शासक के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? तो याद रखना जो कि छत्रपति शिवाजी के। और अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री पद पर कौन होता था? तो याद रखना पेशवा। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों के समूह को क्या कहते हैं? तो अष्टदिग्गज कहते हैं। अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्रियों मतलब रत्नों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना नवरत्न कहते हैं। तो याद रखना 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा किसमें? तो देखो भाग 2 में, जो कि इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का उल्लेख किन अनुच्छेद के बीच में है? तो याद रखना अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता के प्रावधान है? तो एकल नागरिकता की। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो याद रखना ब्रिटेन से लिया गया है। तो याद रखना 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता जो कि ये संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है। और प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो याद रखना केवल 1 बार। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से। अगर विचार पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। तो याद रखना 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो याद रखना जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, जो कि अनुच्छेद 21 के ए में है। और इसके तहत कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो याद रखना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखना पंचायती राज व्यवस्था से। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये जो कि जीएसटी से संबंधित है। तो याद रखना 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष जो कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। अब तक संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? तो याद रखना 3 बार, जो कि दहेज, बैंकिंग और कोटा के मुद्दे पर बुलाई गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो 10 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है? तो याद रखना 11 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकते हैं। क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो याद रखना नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 124 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। तो याद रखना 11 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने किए थे। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो याद रखना एजी टेंसले ने किए थे 1935 में। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो याद रखना सूर्य का प्रकाश होता है। लिंडमैन का 10% का नियम किससे संबंधित है? तो याद रखना खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण से संबंधित है। तो याद रखना 12 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस वैश्विक समस्या से है? तो याद रखना है ये यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो कि ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से है। और क्योटो प्रोटोकॉल किस देश में अपनाया गया था? तो याद रखना जापान में। और यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रखना ओजोन परत के संरक्षण से है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी मानी जाती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य किसके संरक्षण से है? तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण के लिए? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए। और रामसर नामक स्थान किस देश में स्थित है? तो याद रखना ईरान में, जो कि 1971 में सम्मेलन हुआ था। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो याद रखना चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और जो कि यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये राजस्थान में है। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा किस वर्ष? तो याद रखना 1973 में जो कि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखना 1992 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1972 में। वर्तमान में भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश को कहता है। तो याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मिनीमाटा रोग जल में किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो याद रखना पारा के। और यहाँ पे जल में कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना इटाई रोग होता है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो याद रखना यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। भूजल में किस तत्व की अधिकता से ब्लैक फुट बीमारी होती है? तो याद रखना आर्सेनिक होती है। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान के प्रमुख उदाहरण है? तो याद रखना है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखना ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा के ठंडा होने से। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो याद रखना अवसादी चट्टाने हैं। चूना पत्थर से क्या बनता है? तो संगमरमर बनता है। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है?
तो याद रखना है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहता है, तो सिस्मोग्राफ कहता है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप मूल कहते हैं, मतलब फोकस। भूकंप मूल से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो याद रखना अधिकेंद्र कहते हैं, यानी इपीसेंटर, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तरंग पहुंचता है। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय जलधारा है। तो याद रखना है जो कि यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो कि ये गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा किस प्रकार की है, तो ये ठंडी जलधारा है। याद रखना है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा किस प्रकार की है, तो ये ठंडी जलधारा है। किस ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पे अल्नीनो का प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना पेरू की जलधारा से क्या होता है, तो अल्नीनो के प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो याद रखना उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो याद रखना पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो 1869 में हुआ था। और याद रखना स्वेज नहर भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। किल नहर कहाँ स्थित है, तो याद रखना जर्मनी में। उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो याद रखना मिसिसिपी मिसौरी है। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो कि वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना टेस्ला होता है। और प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना हेनरी होता है। और विद्युत आधारित का मात्रक क्या है, तो याद रखना फैराडे हो जाएगा। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोसले को कहा जाता है। मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो याद रखना परमाणु संख्या पे। और यहाँ पे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो याद रखना ये जो कि परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। यहाँ पे डोबेराइनर के आवर्त सारणी के लिए कौन सा नियम दिया, तो याद रखना है त्रिक का नियम दिए। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो याद रखना है कौन सा है, तो फ्लोरीन है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व में होती है, तो याद रखना क्लोरीन में होती है। और ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व यानी कि गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। वायुयान के टायरों में कौन सी हल्की गैस अक्रिय गैस भरी जाती है, तो याद रखना हीलियम और नाइट्रोजन। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण होता है जो सोने को भी गला सकता है। तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो याद रखना 3:1 होता है। सोने की शुद्धता किस में पाई जाती किस में मापी जाती है, तो याद रखना कैरेट में मापी जाती है। 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखना 24 कैरेट का होता है। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो याद रखना है ये जो कि अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करती है। यह बल किस दिशा में कार्य करता है, तो ये बल जो है केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। यहाँ पे मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलाना किस बल का उदाहरण है, तो याद रखना ये जो कि अभिकेंद्र बल के उदाहरण है। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना फाइकोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं।
ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी? तो देखो यहाँ पे पिलियन ग्रंथि जो है नो, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना पीयूष ग्रंथि है। शरीर की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो याद रखना पिलियन ग्रंथि को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना थायराइड ग्रंथि है। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो याद रखना विलियम हॉर्वे ने किए थे। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो याद रखना ओ निगेटिव, जो कि ये सर्वदाता रक्त समूह है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो याद रखना ए बी पॉजिटिव, जो कि ये सर्वग्राही रक्त समूह है। तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो याद रखना है जो कि ये यहाँ पे राइजोबियम होता है। और यहाँ पे दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो याद रखना लैक्टोबैसिलियम है। और पौधे को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो याद रखना 46% होती है। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान में पेसमेकर का उपयोग शरीर के किस अंग के लिए किया जाता है? तो याद रखना है हृदय के लिए किया जाता है पेसमेकर का उपयोग। पेसमेकर का मुख्य कार्य क्या है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित और प्रारंभ करना। पेसमेकर को हृदय का क्या कहा जाता है? तो याद रखना कृत्रिम एस ए नोड कहा जाता है। और किडनी के खराब होने पर रक्त को छानने की कृत्रिम विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखना डायलिसिस कहते हैं। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, गिल्ड एज्ड बाजार का संबंध अर्थशास्त्र में किससे है? तो याद रखना है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। और सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है? तो जो पूरी तरह सुरक्षित होती है और डूबने का खतरा नहीं होता है, याद रखना है। और भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है? तो सेबी नियंत्रित करता है। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1988 में हुई थी। और वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किन दो के बीच संबंध को दर्शाता है? तो याद रखना है बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शाता है। और यहाँ पे फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में कैसा संबंध होता है? तो विपरीत संबंध होता है। आय की असमानता को किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो याद रखना लॉरेंस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखना गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखना मदर टेरेसा थी, जो कि 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। तो याद रखना है इनको, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो याद रखना 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो याद रखना है सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो याद रखना उत्तर प्रदेश की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखना सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखना विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो याद रखना वाल्मीकि जी है। और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। राजतरंगिणी यानी कि कश्मीर का इतिहास इसमें है, तो इसका लेखक कौन है? तो कल्हण है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो याद रखना जयदेव है। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखना लोहा धातु पाई जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जिंक मौजूद होती है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो याद रखना आयरन। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखना सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर थे। और यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कि CAG कौन थे? तो याद रखना वी नरहरि राव थे। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुई थी? तो 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 7 अप्रैल को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर यानी कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किसने? तो याद रखना कुंवर सिंह किए थे। और यहाँ पे कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद कमान किसने संभाली? तो याद रखना उनके भाई जो कि अमर सिंह ने संभाली। और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना लियाकत अली किए थे। यहाँ पे बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किए थे। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो याद रखना है पिग्मेलियन पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कि केप कुमोरियन है, जो कि कन्याकुमारी में है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो याद रखना मैकमोहन रेखा कहलाती है, मैकमोहन। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखना है बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती है। सोलर सेल का कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना सोलर सेल का कार्य है। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये जो कि जयपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवाई प्रताप सिंह जो कि 1799 में करवाए थे। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना जो कि हवाई जय सिंह द्वितीय ने। और यहाँ पे गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहते हैं। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो याद रखना है RBC का जीवन काल जो कि लगभग 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो याद रखना है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहे थे। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसने कहा था? तो याद रखना है जो कि ये आइवर जेनिंग्स ने कहे थे। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना है केरल की है।
यहाँ पे मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। और यहाँ पे कुचिपुडी का किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो याद रखना है सीवी रमन के सम्मान में, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1930 में। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बुध ग्रह, जो कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। यहाँ पे पृथ्वी की जुड़वा बहन या भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना है नॉर्मन यहाँ पे बोरलॉन्ग को। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं पे पड़ा। तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।